हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मुझे उम्मीद है अच्छे ही होगे। और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? लॉकडाउन में यूं ही केवल मस्ती ही कर रहे हो? पता है मुझे, पढ़ते वढ़ते तुम लोग कम हो गए, मस्ती अधिक करते हो। चलो कोई बात नहीं, मस्ती पर तुम लोग का पूरा हक है। बेटे, लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आपको कुछ दिए थे। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ही थर्ड चैप्टर का। आज मैं डिस्कस करूंगी वाटर रिसोर्सेज। याद रखिएगा, सेकेंड चैप्टर आउट ऑफ कोर्स है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे आएंगे, वाटर रिसोर्सेज। जैसा कि आप सब जानते हो कि अर्थ का सरफेस 3/4 अमाउंट में वाटर से कवर अप है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में अर्थ पे फ्रेश वाटर पाया जाता है जिसका हम यूज करते हैं। एक्चुअल में फ्रेश वाटर हम 3 प्रकार से ऑब्टेंड करते हैं: प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। आप सब जानते हो कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स भी है, और वाटर कंटिन्यू रिन्यूड होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा, और ये आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट वाटर से कवर अप है और साथ ही साथ वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तब भी हमारे वर्ल्ड में कितने सारी कंट्रीज, कितने सारे रीजन्स ऐसे क्यों पाए जाते हैं जहां पे वाटर स्कैर्सिटी बड़े पैमाने पे पाई जाती है। साथ ही साथ ये भी भविष्यवाणी की गई है कि 2025 होते होते नियर अबाउट 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र करेंगे। क्यों? आपके स्क्रीन पे दूसरा टॉपिक है वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जब बड़े पैमाने पे और रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास हो, तब ये इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि वर्ल्ड वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रही है। जब भी वाटर शॉर्टेज की बात होती है तो हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एकदम से वो एरिया आ जाता है जिसे हम कहते हैं ड्राई रीजन, और स्पेशली हमारे कंट्री में वो ड्राई रीजन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान है, जहाँ पे आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी वगैरह पे कहीं भी कि अक्सर वुमेन अपने सर पे बैलेंस बनाती हुई मटके पे मटका रख करके एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करती है वाटर को कलेक्ट करने के लिए या स्टोर करने के लिए। वास्तव में बेटा सच तो ये है कि वाटर अवेलेबिलिटी अलग अलग होते हैं स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वाटर अवेलेबल दो में वेरिएशन पाया जाता है 2 तरह से, और वो वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा की, जो सीजनल और एनुअली अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया जिस पर हमारा कोई कमांड नहीं है, लेकिन इसके अलावे भी 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी कंट्री वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र करती है। उसमें पहला रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा रीज़न है एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, और तीसरा रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इजराइल का नाम आपने सुना होगा, बहुत छोटा सा देश है,
बहुत छोटा कंट्री, और एक तरह से डेजर्ट एरिया में ही है वो। वहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन एवरेज 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब वहाँ पे 25 सेंटीमीटर वहाँ की एवरेज वर्षा है। फिर भी इजराइल में आज तक वाटर स्कैर्सिटी या वाटर शॉर्टेज की कहीं कोई बात नहीं होती। उसके ठीक अपोजिट हमारी कंट्री 114 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करती है पर एनम, यानी कि एवरी ईयर। इसके बाद भी आप लोग सुनते रहते हैं कि इंडिया के कई सारे रीजन ड्राई हो जाते हैं या वाटर स्कैर्सिटी से सफर करते हैं। जहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट बहुत ही लो है, अगर वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की बात की जाए तो ये जेन्युइन लगता है, सही है, हो सकता है वर्षा नहीं हो रही है तो फिर वाटर क्या। लेकिन कभी कभी उन रीजन्स में भी वाटर स्कैर्सिटी पाई जाती है जहाँ पे बड़े पैमाने पे वाटर अवेलेबल हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ, ऐसे सिटीज़, ऐसे टाउन है जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ क्रॉस करती है, इसके बाद भी वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम वहाँ पाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम वहाँ पे क्यों होती है। बड़ा इसका सबसे मेन कारण है ग्रोइंग पॉपुलेशन। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक मेजर रोल प्ले कर रही है वाटर स्कैर्सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वाटर की डिमांड केवल डोमेस्टिक नीड के लिए नहीं बढ़ती, बल्कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी बढ़ जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या को फीड करने के लिए प्रोडक्शन का हाई होना, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का हाई होना बहुत ही आवश्यक है, और इसलिए इरिगेशन के लिए वाटर रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। और आप जानते हो, पढ़े भी होंगे, टेलीविजन में भी देखते होंगे कि कुछ रीजन हमारे कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पे 80% फार्मिंग की जाती है। उस पर्टिकुलर रीजन का 80% पार्ट पर फार्मिंग की जाती है, और बड़े बड़े फार्मर या उस तरह के रीजन में हर फार्मर के पास अपना ओन वाटर डिवाइस यानी कि ट्यूबवेल होता है, और वो मोर इरिगेट करके फार्मिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। तो एक तरफ तो प्रोडक्शन हाई हो रहा है, लेकिन इसका दुष्परिणाम जिसे हम कहते हैं बैड रिजल्ट, ये हो रहा है कि उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत तेजी से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। अब सोचिए, अगर उन पर्टिकुलर रीजन, जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वगैरह, अगर इस रीजन में ग्राउंड वाटर लेवल एकदम से समाप्त हो गया तो आज हमारी कंट्री जो फूड इनसिक्योर कहलाती है, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों के बाद ये फूड इनसिक्योर हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आप जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कई सारे फील्ड में तेजी से आगे बढ़ी है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आल्सो। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण कई सारी फैक्ट्रीज हमारे कंट्री में लगे हैं, और उनमें एक मेजर रोल है एमएनसी का। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और इन इंडस्ट्रीज के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे वाटर को यूज किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वाटर को दो तरह से यूज करती है, एक तो प्रोडक्शन के लिए और एक पावर के लिए। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। और आप जानते हैं कि इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, पावर यूज की जाती है, उसमें 22% इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा
गेन करते हैं या जनरेट करते हैं। तो सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पे हमारे कंट्री में वाटर का मिसयूज हो रहा है। दूसरी बात कि जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट का टैग लगा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट हो रही है और इसीलिए हम वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कई सारे अपार्टमेंट हैं जिनका अपना अपना वाटर डिवाइस होता है और वो बहुत बुरी तरह से ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर हम कंटिन्यू यूज करते रहे तो नो डाउट कि कई सारे सिटीज ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर टोटली डिप्लीट हो चुका है। ये तो था हमारा क्वांटिटी, वाटर का क्वांटिटी हम किस रूप में यूज कर रहे हैं। तो पहला तो क्या हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावे एक रीजन और भी है जो वाटर स्कैर्सिटी में एक मेजर रोल प्ले करती है और वो है बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। आप जितनी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उतनी ही तेजी से जितने भी डस्ट मटेरियल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बिना रीट्रीट किए, बिना उसको फ्रेश किए हम डायरेक्ट उसको वाटर बॉडीज में छोड़ दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। इसके कारण वाटर का जो ओन प्योरिटी होती है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है और इस तरह से वाटर की क्वालिटी भी डैमेज हो रही है। और बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जहाँ की नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं, आप जानते होंगे, पॉल्यूटेड हो चुकी हैं और उस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते ड्रिंक के लिए या किसी भी दूसरे डोमेस्टिक वर्क के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद क्या आपको ये नहीं लगता कि अपने लाइफ के सरवाइव के लिए, अपने हेल्थ के सरवाइव के लिए, अपने आप को फूड इनसिक्योर करने के लिए या फूड सिक्योर करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम वाटर को प्रॉपर वे में कंजर्व और मैनेज करें, क्योंकि आप सब जानते हो कि अर्थ पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए वाटर मस्ट है। साथ ही साथ नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी वाटर का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब ना हो और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होते रहें, तो ये आवश्यक है कि हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा और इसे समाप्त करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि वाटर को हम किस प्लानिंग के तहत और किस तरह से कंजर्व करें, किस तरह से उसको मैनेज करें। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पाया होगा कि बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, ये शो करते हैं कि हमारे कंट्री में के एंशिएंट टाइम में जितने भी किंग या एम्पायर रहे हैं उन्होंने सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया था, जैसे डैम बनाना, रिजर्वियर बनाना, लेक्स बनाना, कैनाल बनाना एसेट्रा एसेट्रा, जिससे इरिगेशन भी होता था, लोग वाटर भी ड्रिंक करते थे। अब इसके कई सारे आपके पास एविडेंस भी है और जिसमें एक एविडेंस है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। बेटा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पुट अप होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, पहला है 1st सेंचुरी BC इलाहाबाद में, जहाँ पे गंगा के वाटर को
जब गंगा में फ्लड आता था तब उसके वाटर को चैनल के द्वारा अपने अपने उसको पहले हार्वेस्ट करते थे, फिर चैनल के द्वारा उसको वो अपने फील्ड में ले जा करके इरिगेट करते थे। दूसरा एविडेंस हमारे पास है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, टाइम का। आपने पढ़ा होगा, उसने कई सारे डैम्स बनाए, कई सारे लेक्स बनाए, इरिगेशन सिस्टम उसने बनाए ताकि वहाँ के फील्ड को इरिगेट किया जा सके और लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वाटर से। तीसरा एविडेंस हमें मिले हैं कलिंगा में भी, जो उड़ीसा में है, नागार्जुन कुंडा में भी, जो आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर में भी, जो कर्नाटका में है, और कोल्हापुर में भी, जो महाराष्ट्र में। इसके अलावे और भी कई सारे हैं, जैसे 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक, ये उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स था जो बनाया गया था वाटर को कंजर्व करने के लिए। 14वीं सेंचुरी में आपने इल्तुतमिश का नाम सुना होगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और जिसने स्लेव डेंसिटी कायम की थी। उसने दिल्ली में हौज खास टैंक बनाया था और उस टैंक के वाटर को वो अपने सिरी फोर्ट एरिया में सप्लाई करता था, जो उसके रहने का किला था। अब सवाल ये उठता है कि डैम क्या है, डैम की इतनी अधिक इम्पोर्टेंस क्यों होती है और डैम किस तरह से हमें वाटर को कंजर्व करने और वाटर को मैनेज करने में सहायता करता है। डैम एक बैरियर है जो रिवर के नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट या रिटार्ड्स करता है, उसके नेचुरल धारा को रोक देता है और एक रिजर्वियर क्रिएट करता है जिसे हम लेक कह सकते हैं या इम्पाउंडमेंट कह सकते हैं। डैम एक के पीछे एक रिजर्वियर बनाया जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे रिवर का पानी कलेक्ट होता है। डैम के सामने वाले एरिया में एक गेट बनाया जाता है, एक चैनल बना दिया जाता है जो पानी को रोके रहता है। उस गेट में कई सारे चैनल बने होते हैं और जब डैम का पानी एक लिमिट एरिया से ओवरफ्लो होने लगता है तो उस चैनल को ओपन कर दिया जाता है ताकि पानी बाहर चला जाए और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से डैम एक रिजर्वियर का काम करता है और बाद में इसी कलेक्ट किए हुए स्टोर किए हुए पानी को, वाटर को कई तरह से यूज किया जाता है। डैम को हम क्लासिफाइड करते हैं टिम्बर डैम्स के रूप में, एम्बैंकमेंट डैम्स के रूप में या मैसोनरी के डैम्स के रूप में। और हाइट के अकॉर्डिंग भी डैम कई तरह के होते हैं, लार्ज डैम और मेजर डैम या मीडियम डैम वगैरह वगैरह या लो डैम। तो इस तरह से हम डैम के वाटर का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा कई सारे, हीराकुंड डैम, भाखड़ा नंगल डैम, सारे के सारे डैम ऐसे हैं जिनसे हम एक साथ कई सारे काम करते हैं और इसीलिए इसे कहा था मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। पहले डैम का मकसद था इरिगेशन, लेकिन आज एक डैम से हम कई सारे काम करते हैं। इरिगेशन के अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, डोमेस्टिक वर्क के लिए सप्लाई किया जाता है, फ्लड कंट्रोल करता है ये, रिक्रिएशन करता है ये, आइलैंड नेविगेशन होता है, फिश ब्रीडिंग होती है। इस तरह से ये प्रूफ होता है कि डैम्स आर नोन एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम एक, जैसे कहा था, एक तीर से कई शिकार। हम लोग पढ़ते हैं एक तीर दो शिकार, डैम एक तीर कई शिकार है। इससे हम कई सारे वर्क लेते हैं।
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसा कि सुना कितने सारे काम हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब डैम को लॉन्च किया गया या बनाया गया तो ये सोच करके बनाया गया कि ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट का व्हीकल यानी कि पहिया साबित होगा, क्योंकि इससे हम डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोग्रेस भी करेंगे। क्योंकि जब हम कॉलोनियल पीरियड में थे तब हमारी जो प्रोग्रेस या डेवलपमेंट थी वो रुक गई थी, जिसे हम कहते हैं हम हैंडीकैप्ड हो गए थे। इसलिए जब डैम को बनाया जाना शुरू किया गया तब जवाहरलाल ने बहुत ही प्राउडली ये प्रोक्लेम्ड किया कि डैम आज के मॉडर्न इंडिया का टेम्पल्स है। तो आप समझ सकते हैं कि डैम का कितना अधिक हमारे कंट्री में इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक बात और भी आप जानते हैं कि हर क्षेत्र के हर सिस्टम के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर डैम से हमें कई सारे फायदे हैं तो डैम के कारण कई सारी कमियां भी हमारे कंट्री में क्रिएट हो रही हैं। और इसलिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या लार्ज डैम आज के तारीख में बहुत बड़े अपोजिशन का या बहुत बड़े क्रिटिसिज्म का कारण बन रही है। पहला तो ये कि डैम के कारण जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है वो डैमेज हो जाता है, रुक जाता है। और इस कारण से डैम का जो उनका सिल्ट और मड है वो बाहर नहीं निकल पाता और वहाँ पे सेडिमेंट यानी कि बैठ जाता है। और इस कारण से कभी कभी ये फ्लड का भी एक मेजर रीजन बन जाता है। दूसरी चीज कि जब सेडिमेंट हो जाता है वहाँ के सिल्ट और मड, तो उससे रिवर में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ का हैबिटेट भी डैमेज होता है। साथ ही साथ उनका माइग्रेशन रूट भी रुक जाता है। एक्चुअल में डैम को बनाने का एक मेजर कारण था फ्लड कंट्रोल, लेकिन जैसा आप जानते हो कि सेडिमेंट के कारण ये बहुत जल्द ओवरफ्लो होता है और इस कारण से ये आसपास के एरिया को बहुत जल्द सबमर्ज कर जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम इसके अगले टॉपिक से बात करेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय।